हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज़। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क के 20 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन एमसीक्यूज़ पर एक ऑप्शन टिक करना है। अब एक ऑप्शन टिक करने के लिए आपको बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। डेप्थ में नॉलेज होगी तभी आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर पाएंगे और फिर आप 1 मार्क गेन कर सकते हैं। तो हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी आपके एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो आज हम कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज। फर्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, टाइम बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड नन ऑफ दीज। तो आप सभी को पता है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो हमारा किस बेस पर बनता है? कैश बेसिस के। क्लियर? बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम एज कैश बुक। क्लियर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है कैश बेसिस पर। सेकेंड ऑप्शन इज एक्रूअल बेसिस, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश basis are those bases which are recorded only cash transaction, that is cash receipt and cash payments. Okay, and accrual basis, in the accrual basis we record both the transactions, whether it is credit or cash transaction. So income and expenditure account is prepared on accrual basis. accrual basis पर हम income and expenditure account को prepare करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम हमारा कैश बुक के जैसे होता है, इसलिए वो कैश बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है प्रिपेयर। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रिपेयर किया जाता है एक्रूअल बेसिस पर। लीगेसी डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज अकाउंटेड एज। लीगेसी डोनेशन रिसीव किया है एनपीओ ने, ठीक है, यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज अकाउंटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एज एन एसेट एंड नन ऑफ दीज। जो पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए बताई जाती हैं वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, और जिनके जो बताई नहीं होती हैं, स्पेसिफिक नेचर नहीं होती हैं, दैट इज़ फॉर रिवेन्यू नेचर। आपको रिवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर पता होना चाहिए, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो किस में पोस्ट करना है आपको, बैलेंस शीट में पोस्ट करना है आपको या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जो आप बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसमें आप रिकॉर्ड करते हैं बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिवेन्यू नेचर एज वेल एज कैपिटल नेचर। इसमें आप रिवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर बोथ टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। एंड जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें आप ओनली रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए रिवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी कैश में वो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप ओनली रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? चलिए तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। लीगेसी डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय एनपीओ इज अकाउंटेड एज लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी ये कैपिटल नेचर होता है, ठीक है, और रिसीव्ड कर रहे हैं आप, तो रिसीव से आपको पता चल रहा है कि ये रिसिप्ट है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव से आपको पता चल रहा है रिसिप्ट है। अब आप कैसे पता करेंगे रिवेन्यू नेचर है कैपिटल नेचर है? लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है वो कैपिटल नेचर की होती हैं एज ऑलवेज। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 36,000। सैलरीज पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वर 54,000। आपने इस साल में जो सैलरी पेड की है वो 36,000 है, और जो प्रीवियस ईयर में आपने जो सैलरी एडवांस पे की थी, लिखा है ना पेड इन एडवांस, वो आपकी थी 54,000।
द अमाउंट ऑफ सैलरीज टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल बी। तो आपकी कितनी अमाउंट डेबिट करेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो आपको यहाँ पर बतानी है। देयर आर 4 ऑप्शन, 54,000, 36,000, 90,000 एंड 18,000। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, क्लियर है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको हम। देखिए, आपने सैलरी पेड की 36,000 रुपीज़। अब आपने 11th में भी हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, तो हम क्या करते थे, जो हमारी माइनस करते हैं, हम प्रीपेड सैलरीज को माइनस करते हैं, क्लियर, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं ये आप माइनस करते हैं। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो ये एडवांस था प्रीपेड, ये प्रीवियस ईयर का था। तो जब प्रीवियस ईयर में हमने प्रीपेड को माइनस किया होगा, जब हमने प्रीवियस ईयर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होगी तो ये माइनस की होगी। और अब क्या कर देंगे, हम इस प्रीपेड एक्सपेंस को प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में माइनस हुआ होगा। जिस ईयर में ट्रांजैक्शंस होती है उस ईयर में वो सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसे आपने फाइनल अकाउंट में सीखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे, सभी को पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होते हैं। जो भी खर्चा होगा उससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे तो प्लस होंगे, और प्रीपेड होते हैं तो वो माइनस होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, उसी ईयर के होने चाहिए, करंट ईयर के, जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनके आप खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी पेड की है 36,000, इसमें हमें दिए रखे हैं प्रीपेड एक्सपेंस प्रीवियस ईयर के। तो अब इनको उठाकर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे एक्सपेंसेस कितने थे, 54,000। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो दिस इज 90,000। क्लियर। यहाँ पर ऑप्शन भी हमें दिख रहा है 90,000 का, तो हम इसको टिक करेंगे। इस तरीके से आप 1 मार्क अपना गेन कर सकते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट विच कैलकुलेट सरप्लस डेफिसिट ऑफ एनपीओ। अब फॉर्मेट तो सभी को पता है, कैश बुक में तो सरप्लस डेफिसिट होता नहीं है, ना ही रिसिप्ट एंड पेमेंट में होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी बचती हैं, तो हमारा रेस्ट ऑफ द क्या बचता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर अ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। मेन सोर्स क्या है, रेंट, नो। सैलरी, नो। सेल ऑफ एसेट्स, नो। क्या बचता है, डोनेशन। जो हमारी डोनेशन आती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मेन सोर्स होती है इनकम का। आइडेंटिफाई रिवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी रिवेन्यू रिसिप्ट है। रिवेन्यू रिसिप्ट रिवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग कैपिटल नेचर है। लाइफ मेंबरशिप फी मैंने बताया कैपिटल नेचर होता है। लीगेसी डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, किसी स्पेसिफिक पर्पस की बात आ जाती है तो वो कैपिटल नेचर होती हैं। तो इन तीनों में एक्सेप्शन कर दिया हमने, तो हमारा एक ही बचा है सब्सक्रिप्शन। अब क्या होता है इसमें, हम अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेटेड मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेटेड, जिसको आप देख पा रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप उसको एलिमिनेट करते जाइए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचेगा क्या, वही। क्लियर। आइडेंटिफाई कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कैपिटल रिसिप्ट को बताइए कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है हमारी। लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फीस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एंड रेंट रिसिप्ट। आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपको मैं ऊपर ही बता चुकी थी, इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होती है। कहाँ गए हम क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम, लाइफ मेंबरशिप फ़ी वाला, दिस वन। लाइफ मेंबरशिप फ़ी रिसीव बाय एनपीओ इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन गिवन है, आइडेंटिफाई कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको पता ही है लाइफ मेंबरशिप फी हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती हैं। एंट्रेंस फी हमारी रिवेन्यू और कैपिटल हो सकती हैं। तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपके एंट्रेंस फी कैपिटल नेचर है, रिवेन्यू नेचर है। तो जब तक क्वेश्चन ना कहे तब तक आप इसको रिवेन्यू रिसिप्ट ही एज्यूम करेंगे एंट्रेंस फी को। रेंट रिसिप्ट भी हमारी रिवेन्यू होती हैं। स्पोर्ट्स एक्सपेंस तो ऑब्वियसली बात है एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट है ही नहीं आपकी, रिसिप्ट पूछी गई थी तो ये एक्सपेंसेस हैं। जनरल डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ इज शोन इन द। जनरल डोनेशन ये जनरल हैं, अगर हम किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती हैं तो बैलेंस शीट में पहुंच जाती हैं, लेकिन जनरल डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, अब रिसीव है तो इनकम में जाएंगे। क्लियर है, फर्स्ट चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। रिसीव कर रहे हैं तो आपकी इनकम का पार्ट होंगी, अब जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगी। अगर ये स्पेसिफिक होती तो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट होती। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड कौन सी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, अगर हम यहाँ पर ऐसे बनाकर देखते हैं तो दिस इज एक्सपेंडिचर एंड दिस इज इनकम।
तो क्रेडिट साइड आपकी ये होती है और डेबिट साइड आपकी ये वाली होती है। तो क्रेडिट साइड इनकम क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं, डेबिट साइड तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं, बैलेंस शीट में तो जानी ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप पहले चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, देन आप एक पर टिक करेंगे जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगेगा। स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ इज शोन इन द। स्पेसिफिक डोनेशन, अब स्पेसिफिक की बात हो रही है, स्पेसिफिक कहाँ जाएंगी फिर हमारी, बैलेंस शीट में जाएंगी। क्लियर हो गई इतनी बात। जब स्पेसिफिक नेचर है तो वो हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, और जनरल होता है तो वो हमारा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इतनी बात समझिए पहले, आप समझ गए। तो अब डोनेशन है, रिसीव हो रहा है तो इनकम में जाएगा, और यहाँ पर भी ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो लायबिलिटी में जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने इस पर्पज़ के लिए डोनेशन यूज़ किया है, तो आपको ये इस पर्पज़ में स्पेंड भी तो करना है बाद में, फ्यूचर में। और जब आप इसको फ्यूचर में खर्च कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आज के लिए, ये लायबिलिटी बन जाएगी आज के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड आप इसको शो कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं, इनकम होती है, कौन से अकाउंट में होता है। 11th में आपने बेसिक गोल्डन रूल्स पढ़े थे। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, गिवर ऑलवेज क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो यही होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है नॉमिनल अकाउंट होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके जैसे होता है, सेम आपका ये होता है कैश बुक के जैसे, और कैश बुक आपकी एसेट से रिलेटेड होती है, तो ये आपका रियल अकाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कैश आता होगा या आपके पास से कैश जाता होगा। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो इसलिए हम फॉलो करेंगे रियल अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, what comes in debit, what goes out credit, real account. Personal account, receiver always debit and giver always credit. Nominal account, expenses and losses debit, income and profit gain credit. Identify the item which not shown, note word को ध्यान से देखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक हो जाता है इसी वजह से। Identify the item which is not shown under receipt and payment account in case of NPO, not for profit organization में आप क्या चीज़ शो नहीं करते हैं, कौन से अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। सैलरी शो करते हैं, रेंट शो करते हैं, डेप्रिसिएशन, अच्छा व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और जब आपका डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आपकी केवल ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, देयर आर ओनली कैश ट्रांजेक्शन, एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, सो here it is not shown under the receipt and payment account. Compute rent for the year ended 31st March 2019 from the following information: outstanding rent, opening balance and closing balance, prepaid rent, opening balance and closing balance, rent paid during the year, this one. अब आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, अब इन 4 ऑप्शन में आपको टिक करना है, तो आपको इसके लिए कैलकुलेशन की ट्रिक आनी चाहिए। तो हम रेंट कैलकुलेट करते हैं, कितना हमारा रेंट होगा, ठीक है। चलिए रेंट कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं रेंट कितना होगा हमारा। हम रेंट का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक रेंट अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट आपने बनाने सीखे होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा आता है बाय बैलेंस BD, दिस इज ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, टू बैलेंस CD, दिस इज क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, टू बैलेंस BD, दिस इज ओपनिंग, एडवांस, एडवांस को आप प्रीपेड भी बोल सकते हैं, बाय बैलेंस CD, दिस इज क्लोजिंग, एडवांस। आपको ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, तो आप कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका आ जाता है टू बैंक अकाउंट, जितना भी आपने पे किया है, और आप यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको आपको रोट लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। आपके जो रेंट आउटस्टैंडिंग होती हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती हैं, क्रेडिट से स्टार्ट होती हैं।
तो दिस इज क्रेडिट साइड, तो आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एडवांस आपकी एसेट्स होती हैं, तो आपके यहाँ से शुरू हो गया इसको, और पे कर रहे हैं आप रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपको टू बैंक। इसको आपको लॉजिक वाइज भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग रेंट था 19,000, क्लोजिंग था 14,000। तो पोस्टिंग करते हैं 19,000, 14,000, और प्रीपेड रेंट एडवांस था 5,600, और क्लोजिंग है आपका 10,400। उसके बाद आपने यहाँ पर कितना पे किया है 297,800। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो गया ये। $317,400 $317,400 में से आप माइनस करेंगे 29,400, 0,008, 8 एंड 2,88,000। इसको हमने ऐड किया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो होगी आपकी 2,88,000, और ये आपका टोटल होता है। 3 मार्क का क्वेश्चन में भी आ जाती हैं कभी कभी ये चीज़ें, लेकिन यहाँ 1 मार्कर पूछा हुआ है, तो 1 मार्क में इतना लंबा बड़े करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक भी होती है ना इसकी। आप क्या करते हैं, इसमें ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस, तो आपका बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा जो क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछा गया था। तो हियर इट इज़ 2,88,000 आपका ये आंसर आ गया। चूजेज एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग, आप एनपीओ चूज करेंगे, इसमें कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये तो एनपीओ नहीं है, इन्फोसिस ये भी एनपीओ नहीं है, इंडियन हॉकी फेडरेशन ये फेडरेशन है, ये आपकी एनपीओ है, नाम से पता चल रहा है हॉकी फेडरेशन है। फर्नीचर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2019 4,40,000, यानी कि 31 मार्च 2019 को जो आपका फर्नीचर था वो 4,40,000 का था। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग वैल्यू जो थी उसकी 40,000, मतलब कुछ पार्ट है उसका, 1 अप्रैल 2018 को 40,000 की जो वैल्यू थी वो सोल्ड कर दिया एट अ लॉस ऑफ 20%, 20% के लॉस पर। 31 दिसंबर 2018 को, 1 अप्रैल को किसी एसेट की वैल्यू 40,000 थी, चलिए हम यहाँ पर लिखते हुए चल जाते हैं। 1 अप्रैल 2018 को वैल्यू थी हमारी 40,000, वो सोल्ड किया आपने 20% के लॉस पर 31 दिसंबर 2018 को। कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए। पहले हम इंफॉर्मेशन भी लिखते रहेंगे। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 10%, इस पर डेप्रिएशन लगेगा 10%, और लॉस पर सेल किया ये 20% लॉस पर, और ये 10% क्या है आपका डेप्रिसिएशन है। क्लियर, आगे देखते हैं। फर्नीचर कॉस्टिंग 3 लाख वॉज ऑल्सो परचेज 1 अक्टूबर 2018, कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल फाइंड करना है, तो पहले हम लॉस ऑन सेल फाइंड कर लेते हैं। 40,000 का एसेट है हमारी, उस पर 10% डेप्रिएशन लगेगा, कितने टाइम पीरियड का, 9 मंथ्स का। तो चलिए डेप्रिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम। $3,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया इस पर। 40,000 माइनस 3,000 एसेट हो गई आपकी 37,000 की। 37,000 को अगर हम करेंगे, इसका कितना कैलकुलेट करना है हमें, कितना परसेंट लॉस था, 37,000 का 20% लॉस है। $7,400 का आपका लॉस फाइन हो गया। इन्होंने बोला था ना 20% लॉस, 20% लॉस, 20% आप इसका कैलकुलेट करेंगे कुछ बच्चे 40,000 का 20% 8,000 गलत टिक कर देंगे। 8,000 शायद ऑप्शन में है भी, वो गलत टिक हो जाएगा। पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, जो ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, दिस इज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन ऐसा भी नहीं है आप कंप्लीट ईयर का कैलकुलेट कर देंगे, नहीं, आप टाइम पीरियड ड्यूरेशन देखेंगे, कितने मंथ्स आपने यूज़ किया वो मशीनरी या जो भी एसेट है। डेप्रिसिएशन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे लॉस, दैट इज़ 7,400। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है 7,400। क्लियर है इतनी बात। 17 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं।
आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19 1,50,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2018 1 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है आपने 1,50,000 का, जिसमें कि ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 1 लाख। तो आप कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखाएंगे वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सेम ऐसे ही होता है। आप करेंगे तो 1 लाख आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है आपने 1,50,000 का, लेस कर देते हैं इसमें। इसका भी आप अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अभी तो शॉर्ट एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप प्लस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, या आप बोल सकते हैं इसको ओपनिंग एरियर्स, एरियर्स भी बोलते हैं इनको। क्लियर? जो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है दिस इज़ 1 लाख। तो आपका यहाँ पर सिंपल आंसर आ जाएगा 50,000, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। Here it is, A option. Subscription received during the year 18-19 1,50,000. Subscription 75,000 is outstanding. अब आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर देखिए हमने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या किया था, लेस किया था। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे, अब सिंपल है, प्लस कर देंगे। और आपको मैंने बताया था जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है करंट ईयर की, तो सेम आप जैसे आपने ट्रेडिंग P&L वाले चैप्टर में किया है वैसे ही आप करेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या आप एरियर कह सकते हैं इसको, दिस इज 75,000, 2,25,000, 2,25,000 ऑप्शन है सी ऑप्शन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 4,600, 11,800 एंड अमाउंट पेड किया आपने क्रेडिटर को 56,800। इसकी ट्रिक्स होती हैं, ये आपको अकाउंट्स के, अगर अकाउंट्स के थ्रू पता है तो आप वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आपको अकाउंट्स के थ्रू पता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, तो यहाँ से शुरू होगा बैलेंस क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस BD 4,600, टू बैलेंस CD 11,800। आपने पेमेंट किए क्रेडिटर को, तो आपको सब पता है क्रेडिटर टू बैंक आपने एंट्री बनाई होगी 56,800। डिफरेंस निकाल लेंगे 78,600 में से 4,600 माइनस करेंगे तो 74,000 आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक सेकेंड, 68,600, 68 में से आप माइनस करेंगे 46 तो 64,000 आपका आंसर आ जाएगा। बाय परचेजेस, दिस इज परचेज 64,000। क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, तो हम फाइंड कर चुके हैं 64,000। क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी 64,000 विच इज़ 80% ऑफ टोटल परचेज। पर कंप्यूट कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी। अब आप कैश परचेज फाइंड कर लीजिए। टोटल परचेजेस हमारी होती हैं कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ओके, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज सपोज कीजिए हमारी X है, क्रेडिट परचेज गिवन थी हमें क्वेश्चन में 64,000। ये जो है 64,000 ये है आपका 80% ऑफ टोटल परचेज, 80% ऑफ टोटल परचेज। इट मीन्स अगर हम X का 80% करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है 64,000, है ना। X का 80% करेंगे तो 64,000 होता है। तो X की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, 64,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 8 8 जो 64। तो आपकी X आ गई है आपकी 80,000। जब X आपकी 80,000 है और क्रेडिट परचेज 64,000 है, इसमें इसको माइनस कर देंगे, है ना। ये प्लस साइड है, ये यहाँ पर इक्वल की तरह कर माइनस हो जाएंगी। 80,000 माइनस 64 दिस इज 16,000। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका इक्वल में 80,000 आना चाहिए।
चॉइस इज़ योर्स। आप इसको यहाँ पर माइनस कर लीजिए या फिर आप फिगर फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 16,000। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज स्पेशल रिसिप्ट। स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पूछा है। सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, रेंट भी नहीं है, जनरल तो आपका पूछा ही गया है। तो बचता है आपका कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड कौन से हैं? एन्युटी फंड एन्युटी के लिए यूज़ किए जाएंगे, स्पोर्ट्स फंड स्पोर्ट्स के लिए, एंडोमेंट फंड एंडोमेंट फंड के लिए। तो आपके अनरिस्ट्रिक्टेड बचते हैं कैपिटल फंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट इफ स्पोर्ट्स फंड 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज 5,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 20,000, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज 80,000। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर होगा? जो भी आपके फंड्स होते हैं, क्लियर, बैलेंस शीट में आप फंड दिखाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट है तो आपकी एसेट साइड शो हो जाएंगी, इनको तो आप एसेट साइड फाइंड कर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो फंड होंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी इनकम होती हैं वो इनमें ऐड हो जाती हैं, इनसे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें माइनस हो जाते हैं। तो आप फंड को फाइंड कर लेते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया है, स्पोर्ट्स फंड है हमारा 1 लाख रुपीज़ का, उससे रिलेटेड इनकम है यानी कि इंटरेस्ट जो मिला है हमें 5,000 है हमारी, और लेस होंगे उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है हमारे 20,000। 1,05,000 माइनस 20,000 दिस इज 85,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 85,000। इस तरीके से 1 मार्क का क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जाम में, और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी रट कर नहीं जाना है, समझ कर जानी है चीज़ें। TS ग्रेवाल की बुक में आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें, क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं। समझिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम ट्रू फॉल्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोन द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। मैंने भी आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल रेवेन्यू दोनों नेचर शो होते हैं, तो दिस इज अ फॉल्स। ये फॉल्स है आपका, क्योंकि यहाँ पर ओनली बोला है, रेवेन्यू नेचर ओनली नहीं, रेवेन्यू नेचर नहीं होते हैं यहाँ पर, कैपिटल रेवेन्यू दोनों होते हैं। लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट इज एन इनकम। आपने सेल की है कोई भी एसेट, क्या वो आपकी इनकम है? जब आप कोई भी एसेट सेल करते हैं तो आपके पास एसेट जा रही है, एसेट जा रही है, तो उस पर आपको एसेट पर सेल करने पर आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो आपकी इनकम नहीं कहलाई जाएगी। दिस इज फॉल्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किसके जैसा होता है? कैश के जैसा होता है, सेम। तो इसको हम कह सकते हैं ये कैश ट्रांजैक्शन की समरी होती है। यस, आप कह सकते हैं। सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। नो, आप जो प्रॉफिट होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, क्या आप उसको मेंबर्स में बांट देते हैं? नहीं, ये पार्टनरशिप थोड़ा ना है जो आप इसको बांट देंगे। क्लियर? दिस इज फॉल्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है किसके इक्वल होता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इक्वल होता है। यस, ट्रू। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आर टेकन एज इनकम। यहाँ पर ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया है, ऊपर हमने एसेट सेल की थी तो वो इनकम नहीं थी, लेकिन ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम है। ट्रू। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोन टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नो, टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो शो नहीं करेगा। तो ये तो आपको साफ पता चल रहा है, दिस इज अ फॉल्स। ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की, वो डेबिट होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? नहीं, वो आपकी डेबिट नहीं होती इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो क्यों आएंगी? पेमेंट ऑफ होनरेरियम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, होनरेरियम की जो भी पेमेंट करते हैं आप, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। एनी एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम दैट स्पेशल फंड। अभी हमने प्रीवियस MCQ किया था, उसमें मैंने बताया था
जिस भी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई खर्चे होंगे वो उसमें से लेस हो जाएंगे और इनकम होंगी तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज ट्रू। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डेबिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस डेबिट होते हैं। वेयरएज गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस दिस इज ट्रू। आपकी ये हो गए ट्रू फॉल्स। इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। आपने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी बोर्ड्स एग्जाम के लिए। आपको पता है 17 मई को आपका एग्ज़ाम है। फाइनली अब जल्दी से एग्ज़ाम ओवर हो जाए तो आप लोग अपना एंजॉय कर पाएँ। आप उसमें बाउंड हैं अभी, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी कोई भी। अभी तक तो मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने चाहिए थे, ड्यू टू पैंडेमिक आप नहीं कर पाए हैं और एग्ज़ाम भी नहीं ओवर हुए हैं अभी। तो चलिए ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं अब, जल्दी से प्रिपरेशन करते हैं हम अच्छे से, लगातार कंटिन्यू करेंगे। अब आपको कोई डाउट हो तो आप कंटिन्यूसली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।